हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग क्लास 11 की लास्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दूर तक हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट यूनिट की लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी जैसे हमेशा रिवाइज करते हैं वो कर लेते हैं। अब तक तो अब कितने चैप्टर्स आज रिवाइज करने पड़ेंगे? 18 चैप्टर। तो बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? फटाफट बायोलॉजी की स्टोरी रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर पाए। किसकी स्टोरी? दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी। और किनकी स्टोरी? जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में उनकी स्टोरी। अच्छा, तो ये लिविंग क्या था? अब तो हमें सब पता है। अब तो हम बायोलॉजी की क्लास 11 को खत्म करने वाले हैं। अब तो हम हाफ स्टेप पहुंच गए डॉक्टर बनने में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण किसने किया। हमें पता चल गया नामकरण कैसे हुआ। अब जब नामकरण हो गया तो फिर इनको पढ़ने के लिए हमें क्या करना था? क्लासिफाई करना था। तो हमने इनका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दे दिया। जब इनका नामकरण कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया, अब इनको क्या करेंगे? इनके हर क्लासिफिकेशन को पढ़ा। फिर हमने इनके जो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन थे, प्लांट्स और एनिमल्स, उनको अलग अलग चैप्टर में पढ़ा। जब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो हमने देखा प्लांट्स का जो सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, जो हमें फ्रूट देता है, फ्लावर देता है, उनको तो अलग से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हमें उनका बाहर का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और उनके अंदर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने मॉर्फोलॉजी बता दी, हमने उनकी एनाटॉमी बता दी। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा। एनिमल टिश्यूज और उनके साथ साथ दो भयानक एनिमल्स। क्या ये एनिमल्स है? एनिमल का ए भी नहीं है। कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किनके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब जब सेल्स के बारे में पढ़ लिया तो हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमने बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई की। बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा किया कि ये सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ा। अब इतना बना दिया, भूख लग गई इतना पढ़ते पढ़ते, तो हमें खाना कैसे मिलेगा? हमें खाना कौन देगा? प्लांट देंगे। प्लांट कैसे देंगे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर हमने चैप्टर 11 में फोटोसिंथेसिस पढ़ा। अब उससे एनर्जी निकालनी है। खाने से एनर्जी चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे वो एनर्जी? रेस्पिरेशन पढ़ा। प्लांट ने तो खाना भी बना लिया, खा के एनर्जी भी प्रोड्यूस कर ली। अब क्या प्लांट ग्रो कर रहा होगा तो कैसे ग्रो करेगा, कैसे डेवलप करेगा, प्लांट की क्या लाइफ साइकिल है, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आया कि सिर्फ प्लांट प्लांट तो बहुत हो गया, अब हमें कुछ ह्यूमंस के बारे में पढ़ाओ। हम तो डॉक्टर बनने वाले इंसानों के, तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जाननी है, हमारा बॉडी कैसे काम करता है। तो हमने जो सबसे बेसिक, हम सांस कैसे लेते हैं, उसके बारे इससे स्टार्ट किया। जब हमने पढ़ा कि हम सांस कैसे लेते हैं, उसमें देखा कि ये गैस जो है O2 और CO2, वो ब्लड से जा रहा है। ब्लड बॉडी फ्लूइड है जो बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहा है। तो वो हमने किस चैप्टर में पढ़ा? चैप्टर 15। अब बॉडी फ्लूइड, ब्लड, गैस अच्छा न्यूट्रिएंट लेकर के चला गया, लेकिन यही खराब न्यूट्रिएंट लेकर के भी आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के आएगा। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेंगे कैसे? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बहुत हो गया सांस लेना, बहुत हो गया बॉडी फ्लूइड के बारे में, बहुत हो गया एक्सक्रीशन के बारे में। हमें बताओ हम चलते कैसे हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, हमारे बॉडी में एक्टिविटी कैसे हो रही है। फिर हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में पढ़ा। अब भैया ये सब चीज किससे कंट्रोल हो रही है? हमारे पापा कहाँ पे है? ब्रेन में, दिमाग में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसी दिन, कल ही मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो न्यूरल कंट्रोल है, ये जो दिमाग हमारा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, क्या ये ऊपर बैठ के सारे चीजों को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो इसको क्या चाहिएगा? एक दोस्त। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अलग अलग जगह बैठा है और ये इसको बस सिग्नल देता है
ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है और हमारे बॉडी का सारा एक्शन होता रहता है। तो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स आज से क्या हो गए? बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? मैंने इंडोक्राइन थोड़ा सा मतलब बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम थी, नहीं जो सिंपल एपिथेलियम थी वो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशंस हम लोगों ने उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते थे और वो हार्मोन्स जो सिक्रीट करते थे ये ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता था, तो ये डायरेक्टली हमारे फ्लूइड में जाते हैं। ये इतना सा बात हम लोगों ने बस एक बार चैप्टर 7 में पढ़ रखा है, लेकिन आज हमें उसका डिटेल पढ़ना है कि वहां पे तो इतना सा ही बात पढ़ा था। अब वो ग्लैंड है कौन से, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं ये भी तो बताओ, हम कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो आज एक नया पड़ाव। सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चे? डक्टलेस, डक्ट नहीं है, डायरेक्ट सिक्रीशन हमारे बॉडी फ्लूइड में जाएगा। क्या सिक्रीट होगा? तो हार्मोन सिक्रीट होंगे। ये हार्मोन्स क्या है? ये हार्मोन्स केमिकल है क्या? बिल्कुल नहीं। जो कौन बना रहा है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रहे हैं। और कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। और ब्लड से कहाँ पे जाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। ये इसका क्लासिकल डेफिनेशन है। कुछ साइंटिफिक बताओ, ये तो चलो ठीक है, केमिकल रिलीज हुआ इंडोक्राइन ग्लैंड से, ब्लड में गया, ब्लड से जिस ऑर्गन में इसको अपना एक्शन प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। केमिकल तो है हमारे बॉडी में, तो इतने सारे केमिकल है और कुछ ऐसे केमिकल तो खाना भी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं दे रहा है। ये एक मैसेंजर है, सेल और सेल के बीच का मैसेंजर है, जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत ज्यादा तहलका मचाता है। क्लियर? अब बच्चों मैंने ये पूरे चैप्टर को चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आपको ये चार्ट आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। आप ये चार्ट, मैं सारे चैप्टर्स को, सारे ओआरएस को अपने टेलीग्राम लिंक पे डालती हूँ, आप टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने रूम में प्रिंट आउट निकाल के लगवा सकते हो। जब भी ब्रश करो रात में सोते टाइम इसको याद कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? बस तुम येलो मार्क देखो, मतलब कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए बस वो देखो इस चैप्टर से। टोटल 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में तो तुम लोग ने कल ही पढ़ा, क्या पढ़ा था? कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ड्रम है जिसको सेरी ड्रम बोल रहे हैं, जो कि दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे है, एक सेरी, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। छोटू सा है लेकिन मेजर फंक्शन यही कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट हुआ? फोर ब्रेन में प्रेजेंट हुआ। कहाँ पे? फोर ब्रेन के बेसल नीचे प्रेजेंट है। इसका क्या काम है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। कहाँ से? न्यूरोसिक्रीटरी सेल से। अब ये दिमाग में हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या इसके एक्शंस दिमाग में ही होंगे? नहीं, ये अपना एक्शन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को बोल के कि तुम भी हार्मोन रिलीज करो। इसका क्या मतलब हुआ? ये दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मतलब ये खुद से खुद का एक्शन नहीं कर रहा है, ये पिट्यूटरी पे डिपेंडेंट है। ये पिट्यूटरी के हार्मोन को बोल, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा तुम इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करो, तुम स्टिमुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस करो। खुद से ये कुछ नहीं करता, खुद से ये बदनामी नहीं ले रहा इनहिबिट करने की या स्टिमुलेट करने की। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी से हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी से हार्मोन्स के रिलीज को इनहिबिट कराएगा। अब रिलीजिंग, नाम में ही रिलीजिंग है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेंगे? ये गोनाडोट्रोपिन्स, अगेन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे इन ह्यूमंस तो वहां पे आएगा ये गोनाडोट्रोपिन वर्ड, ये आएगा एलएच और एफएसएच। अभी शायद तुम्हें एलएच और एफएसएच के बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन थोड़े दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज 19 2 दिन बाद परसों हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एलएच एंड एफएसएच। तो अभी बस तुम्हें इसको याद रखो, गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है। अब सोमैटोस्टैटिन ये क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने में फ्रॉम पिट्यूटरी। तो इसके पास रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए बच्चों, इसके पास इनहिबिटरी हार्मोन्स हो गए। रिलीजिंग हार्मोन्स ने इसको रिलीज किया, इनहिबिटरी हार्मोन्स ने इसको इनहिबिट किया। अब हार्मोन्स पिट्यूटरी, इनके रिलीजिंग हार्मोन और इनके इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी तक जा कैसे रहे हैं? तो इनके जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी तक एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं। बच्चों देखो, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स है,
एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट रेगुलेशन। ये एक सर्कुलेशन के थ्रू गए, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं ना बच्चों, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं, एक्चुअली हाइपोथैलेमस में बनते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस उसको स्टोर करता है और अल्टीमेटली रिलीज करता है। इसलिए वो डायरेक्ट कंट्रोल में है, कोई सर्कुलेशन के कंट्रोल में नहीं है। उसका बस काम स्टोर करना है जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बना रहा। क्लियर? ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ था? बेसल पार्ट पे था। इसका क्या काम था? पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज कराना या इनहिबिट कराना उसके रिलीज को। तो रिलीजिंग में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और सोमैटोस्टैटिन हमने पढ़ा। और ये हार्मोन्स कैसे रेगुलेट हो रहे हैं पिट्यूटरी के? तो एक वाया पोर्टल सर्कुलेशन और एक वाया डायरेक्ट रेगुलेशन। हम लोग दो दो ग्लैंड्स को साथ में पढ़ेंगे और उधर एनसीईआरटी से रिवाइज करते जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें देखो हर पार्ट से हर लाइन से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आया है, उस पे पहले हम लोग उसको पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं। तो ये पिट्यूटरी पिट्यूटरी इतना कर रहे हो, ये पिट्यूटरी है कहाँ? ये पिट्यूटरी कैविटी में है, जिसको सेला टर्शिका बोलते हैं। और ये देखो हाइपोथैलेमस से अटैच है एक स्टॉक के थ्रू। ये पिट्यूटरी भी ऐसी नहीं कि एक ही लोब है, जैसे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन था, वैसे पिट्यूटरी के भी एंटीरियर लोब, मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब होते हैं। जिसमें एंटीरियर और मिडल वाला जो लोब होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है। जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियर लोब को पार्स डिस्टालिस, और मिडल वाले को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। और जो पीछे की साइड प्रेजेंट है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, ये याद हो गया, और इसको याद करना बहुत जरूरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो था और मिडिल पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों मिलकर के एडिनो हाइपोफाइसिस में जा रहे हैं। एंटीरियर वाले को डिस्टालिस बोल रहे हैं और मिडिल वाले को इंटरमीडिया बोल रहे हैं। और जो पीछे की साइड प्रेजेंट है दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, और उसका दूसरा नाम पार्स नर्वोसा है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल वाला पिट्यूटरी और पीछे वाला पिट्यूटरी अलग अलग हॉर्मोन्स देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी बच्चों, जी, ग्रोथ हार्मोन, हम लोग का ग्रोथ हो रहा है बॉडी में, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन, मिल्क का सिक्रीशन भी यहीं से हो रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड यहीं से बन रहा है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यहाँ से बन रहा है। एलसीटी एलएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे बन रहा है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगेन एलएच और एफएसएच हम लोग थोड़े परसों पढ़ने वाले हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में अभी हम लोग थायराइड ग्लैंड में पढ़ लेंगे। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे एक मिडल लोब में एम से मिडल लोब, एम से मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच हार्मोन बनेगी यहाँ पे। ह्यूमंस में ये जो इंटरमीडिया और डिस्टालिस वो एडिनो एक साथ मर्ज होता है। अब हम लोग आते हैं पीछे वाली पिट्यूटरी पे। तो पीछे वाली पिट्यूटरी क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है और रिलीज कर रहा है दो हार्मोन। हमने पढ़ा पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद का हार्मोन नहीं बना रहा, जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड हार्मोन है वही वो स्टोर करके रिलीज कर रहा है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगेन सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन पढ़े। ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? तुम एकदम लंबे चौड़े बड़े से हो जाओगे, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, जिसको जिजैंटिज्म बोलते हैं। और वही अगर इसका कम सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा बच्चों? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाएगा, छोटू से रह जाओगे तुम। अब एक होता है एक्रोमेगाली। अब जब एडल्ट में बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, एडल्ट में तो एपिफाइजियल प्लेट बंद हो चुका है, क्या एडल्ट में लंबा चौड़ा होगा क्या जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा? नहीं। एडल्ट में बस डिसफिगरमेंट होगा फेस का, हाइट में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हाइट जहां से बढ़ता है, जो बोन्स वाला पार्ट जो प्लेट है वो बंद हो जाता है, एपिफाइजियल प्लेट एंड बोन के एंड्स बंद हो जाते हैं, लंबे नहीं हो सकते एक समय के बाद। बट लंबे नहीं हो रहे, ग्रोथ ज्यादा, हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तुम्हारी डेथ हो सकती है अगर तुमको पता नहीं चला जल्दी, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा, लंबे लंबे पैदा होंगे, जिजाइंटिज्म खली। और अगर बच्चे में छोटा है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, छोटू से रह जाओगे। अगर बड़े हुए और फिर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो एक्रोमेगाली, बस फेस का थोड़ा सा डिसफिगरमेंट होगा और तुम जल्दी मर भी सकते हो।
ग्रोथ हार्मोन के बाद सेकेंड हार्मोन कौन सा था? प्रोलैक्टिन। लैक्टिन, लैक्टोज, दूध, मतलब ये हार्मोन क्या बनाएगी? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। अब जीपी हो गया। अब थायराइड, थायराइड के बारे में बस इतना याद रखो, ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। अब एक एसीटीएच है, ये भी तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच दोनों उसके उसके रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। गोनाडोट्रोपिन्स मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख करके टिक कर दिया है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स है, ये मेल्स में सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, जो उनके एंड्रोजन्स होते हैं, वो रिलीज करवाता है फ्रॉम टेस्टिस, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स कौन रिलीज करा रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या ये सिर्फ मेल्स में है? नहीं, ये फीमेल्स में भी है। ये इनमें ओव्यूलेशन करवा रहा है। अब इन अगेन, ओव्यूलेशन क्या होता है? ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये क्या होता है? ये सारा कुछ हम लोग परसों पढ़ेंगे। अभी तुम इतना याद रखो कि मेल्स में भी इसका एक्शन है, फीमेल्स में भी एक्शन है। वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं हमेशा पीछे आती हूँ रिविजन कराने, मैं यहाँ पे बताऊंगी। अभी के लिए बस ये याद रखो कि हमारे गोनाड्स में ये एक्ट कर रहा है, हमारे ओवरी और हमारे टेस्टिस में हॉर्मोन्स का रिलीज हो रहा है। अब फॉलिकल, नाम से लग रहा है फॉलिकल तो हमारे अंदर होता है, तो ये हमारे अंदर फॉलिकल का ग्रोथ करवाएगा सर? नहीं, ये मेल्स में भी एंड्रोजन्स के साथ मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा और कुछ ऐसे फैक्टर्स सिक्रीट करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस। मैम क्या क्या बोले जा रहे हो? ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड्रोजन, स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ भी नहीं पता हमें। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम लोग जस्ट एक दिन का इंतजार है। आज बस हमारे गोनाड्स पे काम कर रहा है, इतना याद रखो। परसों सब पढ़ेंगे। परसों स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस सब समझ आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आते हैं मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स बच्चों, जो डार्कनिंग होती है हमारी स्किन की, जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, वो मेलानोसाइट प्रोड्यूस करता है। जो कलर वेरिएशन है डार्क एंड लाइट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन गॉड बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन दिस हार्मोन, इट इज बेस्ड ऑन दिस मेलानोसाइट्स, जिनके बॉडी में ज्यादा, वो डार्क, जिनके बॉडी में कम होता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे एक हार्मोन आ रही है ऑक्सीटोसिन, ये भी परसों हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन ये क्या करती है? ये जब तुम्हारा डिलीवरी होने वाला होता है, तो जो दर्द होता है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चेदानी में, वो कौन करवाता है? वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन प्रेगनेंसी, या फिर इट इज द मदर ऑफ ऑल ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, या बाई डिलीवरी तुम बोल सकते हो। ब्लीडिंग कंट्रोल से लेकर डिलीवरी कराने तक इन ईच एंड एवरीथिंग इसका रोल है। तुमको बस इतना याद रखना है कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के डिलीवरी करवा रहा है। अब आता है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमने कहाँ पढ़ा था? उस दिन भी मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं तुम्हें रिलेट करवा के बताऊंगी। तो चलो चलते हैं किडनी पे। किडनी में हम लोगों ने वेजोप्रेसिन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ये रहा फैक्टर्स कंट्रोलिंग में, कि हमारे हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में पानी कम है, तो वो जा करके पिट्यूटरी को बोलता है तुम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब पानी को कम बाहर निकालो। तो वेजोप्रेसिन क्या है? एंटी डायूरेटिक, पानी बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? पानी का रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो ये क्या करवा रहा है? रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है। क्या सिर्फ पानी का नहीं, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेकर के जाएगा, तो पानी का लॉस क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन जिसमें इसका सिंथेसिस इम्पेयर हो जाए, एडीएच नहीं रिलीज हो, मतलब बहुत ज्यादा पानी का लॉस और डिहाइड्रेट हो जाओगी, तो उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। ये दो चीजें याद रखनी है, बार बार याद रखनी है। मैं तुम्हें अभी अच्छे से याद कराऊंगी ताकि तुम कभी ना भूलो। आज इस चैप्टर को यहीं पे याद करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, लर्निंग थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसी चीजें जो अभी तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन वो आगे जाके क्लियर होने वाली है। हमें पता है कि हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोस्त बन करके एक साथ काम करते हैं ताकि हम काम कर पाए। तो हमने हॉर्मोन्स को बोल दिया कि ये कुछ नहीं, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, जो कि एक मैसेंजर है और जो कि थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और फिर ये जाकर के अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना एक्शन शो कर रहे हैं।
हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स है, जिसमें पक्का ऑल ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस जो कि हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, जो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है उससे पिट्यूटरी स्टिमुलेट या इनहिबिट होता है। अगर ये इसका हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है तो पिट्यूटरी का हार्मोन्स के सिंथेसिस बढ़ेंगे। अगर इसका इनहिबिटरी हार्मोन है तो पिट्यूटरी के सिक्रीशंस क्या होंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। तो ये अपने हॉर्मोन्स को कैसे पहुंचा रहा है पिट्यूटरी तक, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचा रहा है और पोस्टीरियर में डायरेक्टली पहुंचा रहा है, पोस्टीरियर वाला उसको स्टोर करके रखता है और वही यहाँ से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन कहाँ पे प्रेजेंट है, सेला टर्सिका में। कैसे कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से, एक स्टॉक से। एनाटॉमिकली दो पार्ट में है, एक एडिनो और एक न्यूरो। एडिनो में क्या है, एक पार्स डिस्टालिस है और एक पार्स इंटरमीडिया है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं याद रखना। पार्स डिस्टालिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया इज मिडिल लोब, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या है, पार्स नर्वोसा विच इज नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर और मिडिल अपना अपना हार्मोन बनाएंगे, लेकिन पोस्टीरियर वाला तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करके सिक्रीट करेगा। पीओवी, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। एंटी मिडिल वाला एम से मिडल, एम से एमएसएच। अब बस बचा इधर, तो इधर हम लोगों ने इधर से एक ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था हाइपोथैलेमस में, तो ग्रोथ हार्मोन तो ऐसे ही याद हो गया। और क्या पढ़ा था इधर, सोमैटो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो रहे थे ना। ये सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन एक इधर हो गया, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करवा रहा था, गोनाडोट्रोप्स मतलब एलएच और एफएसएच आ गया इधर। अब बचा क्या, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक एसीटीएच, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने ही वाले। ग्रोथ एलएच और एफएसएच तो इधर से याद हो गया, टीएसएच और एसीटीएच जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले। ग्रोथ हार्मोन अगेन बच्चों सारा येलो मार्क दे, देखो कितने ज्यादा पीवाईक्यूज है, सब सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चे में ही ज्यादा तो तुम लंबे लंबे होते जाओगे, तुमको जिजाइंटिज्म हो जाएगा। बच्चे में ही कम तो इट विल लीड टू डॉर्फिज्म। लेकिन अगर बड़े में ज्यादा हो रहा है तब हाइट तो नहीं बढ़ेगी, तब इट विल लीड टू एक्रोमेगाली, बस डिसफिगरमेंट हो जाएगा फेस का। प्रोलैक्टिन का मतलब, लैक्टिन मतलब लैक्टोज मतलब मिल्क सिक्रीट होगा। कहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है, मैमरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसके बाद ACTH अगेन एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैम क्या क्या आप दो जगह सुन लिया मैंने, एड्रिनल मेडुला कॉर्टेक्स। एड्रिनल के बारे में तो पढ़ाई नहीं दो, बस 10 मिनट की बात है, पढ़ाने वाले। गोनाडोट्रोपिन्स अगेन पूरा येलो मार्क्ड है, लेकिन गोनाडोट्रोपिन्स यहाँ पे समझ ही नहीं आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं सुना, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं सुना, ग्राफियन फॉलिकल नहीं सुना, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे तब समझ आएगा ना। तो ये सब हम लोग परसों पढ़ेंगे, और गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में रिवाइज उस दिन यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एमएसएच। हमें पता है मिलानोसाइट्स मिलानिन कंटेनिंग सेल्स है, जो कि क्या कर रही है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट कर रही है। डार्कनिंग लाइटनिंग इसके वजह से हो रहा है। और फिर हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में पढ़ा। ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के टाइम पे जो दर्द हो रहा है, जो कंट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस का, इसी हार्मोन की वजह से हो रहा है। और मिल्क का जो इजेक्शन होता है वो ये करवाता है, फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करवा रहा है, बाहर निकालने में हेल्प ऑक्सीटोसिन कर रहा है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। मिल्क फॉर्मेशन इज डिफरेंट, बना कौन रहा है, एंड मिल्क इजेक्शन इज डिफरेंट, दैट इज निकाल कौन सा हार्मोन रहा है। एडीएच के बारे में तो हम लोगों ने रीनल सिस्टम में ही पढ़ लिया। बॉडी में बहुत ज्यादा पानी लॉस हो गया, हमें पानी बचाना है, हमें एंटी डायूरेसिस कराना है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा एडीएच रिलीज कर ले, तो वो रिलीज होगा और पानी का लॉस को कम करेगा। लेकिन जब ये नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, पानी का लॉस, वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। और क्या जाएगा इसके साथ साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स जाएगा, और अल्टीमेटली तुम क्या हो जाओगे, डिहाइड्रेटेड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दो और ग्लैंड्स पे। तो हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, हमने पिट्यूटरी पढ़ लिया। अब हम आते हैं पीनियल ग्लैंड, छोटू सा पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड इज वेरी, पीनियल मतलब वेरी स्वीट, छोटा सा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये फोरब्रेन के पीछे पार्ट में है, ठीक है। ये फोरब्रेन में ही है लेकिन हमारे पीछे है। और ये मिलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड, पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या हमारे दिन रात हमारा कंट्रोल करके रखे हुए है क्या, बिल्कुल रखे हुए हैं। तो ये मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड हमारा 24 आवर रिदम, बॉडी वेक साइकिल, ये सब रेगुलेट करके रखा हुआ है। बॉडी का टेम्परेचर यही मेंटेन करके रख रहा है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पीवाईक्यू में ऐसे ही पूछ लेते, तुम्हें तो स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर याद रहता है।
तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो गया यार, मुझे नींद नहीं आ रही यार, मुझे एग्जाम के टेंशन से पढ़ाई नहीं हो पा रही, सुबह सो रहा हूँ, रात भर जग रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, तो क्या तुम बैठ करके बोल सकते हो यार मेरा पीनियल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा? बिल्कुल बोल सकते हो। रिवाइज भी हो जाएगा पीनियल ग्लैंड क्या कर रहा है और इसी पे क्वेश्चन भी आया। ठीक है। तो अगर तुम्हारा 24 आवर साइकिल अफेक्ट हो रहा है मतलब तुम्हारा पीनियल ग्लैंड अफेक्ट हो रहा है। अब हम लोग आते हैं थायराइड ग्लैंड पे। तो थायराइड ग्लैंड बच्चों का, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों थायराइड ग्लैंड। थायराइड वर्ड तो सबने सुन रखा होगा कि आसपास ये भी सुन रखा होगा कि मेरा थायराइड बढ़ गया है, मुझे थायराइड हो गया है। थायराइड हो गया है क्या कोई टर्म है? थायराइड तो सबके पास होता है। मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म, या तो मेरा थायराइड हार्मोन कम बन रहा है या तो ज्यादा बन रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो थायराइड हो गया है अगर कोई आसपास तुम्हें बोलेगा तो तुम भी बोलना मुझे भी थायराइड हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पास भी थायराइड है, ये कोई टर्म नहीं है। ठीक है। तो अब सबसे पहले ये थायराइड होती क्या है बच्चों? ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कहाँ पे? ये तो इतना वेगली क्या बता रहे हो मैम। ये ट्रेकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो दोनों लोब्स हैं ये फ्लैप से कनेक्टेड है, और इस फ्लैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस्थमस बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये इस्थमस, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दो हॉर्मोन्स रिलीज होती है। एक T3 हार्मोन रिलीज होती है और एक T4। T3 इज ट्राई आयोडो थायरोनिन, आयोडीन होगा इसमें, और टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हार्मोन के सिंथेसिस में। अगेन हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, एमबीबीएस में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका क्या काम है? ये अपना सिक्रीशन को कहाँ, बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में स्टोर करके रखता है, ब्लड में निकालने से पहले। ये नॉन एनसीईआरटी लाइन है, एक बार पीवाईक्यू में पूछा है। अब हो क्या रहा है, थायराइड जो है वो आयोडीन के प्रेजेंस में हॉर्मोन्स बना रही है। तो जब ये आयोडीन की, और जब ये आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थायराइड, अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मदर को, तो उससे बच्चे में क्या हो सकता है? बच्चे में डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है, बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है, उनको क्रेटिनिज्म हो सकता है, उनको बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है, उसका आईक्यू कम हो सकता है, उसका स्किन एबनॉर्मल और उसको डेफ म्यूटिज्म भी हो सकता है। लेकिन यही अगर किसी एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन को हो तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है। तो हम लोग थायराइड कम जब हुआ, क्यों? क्योंकि नमक की कमी थी, आयोडीन की कमी थी। अब एक आता है इनलार्जमेंट। इसके वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो सकते हैं, क्योंकि बाहर हॉर्मोन्स नहीं निकल पा रहा, अंदर इकट्ठा हुए जा रहा है। इट विल लीड टू गोइटर। और एक कंडीशन होती है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें कैंसर हो सकता है या फिर नोड्यूल बन सकते हैं थायराइड ग्लैंड में, तो बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है यहाँ। यही इसका ये कंडीशन है, एक्स ओप्थैल्मिक गोइटर। एक्स का मतलब क्या? बाहर। ऑप्था का मतलब क्या? बाहर, आईज का आना। तो इतना ज्यादा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा कि आई बाहर आ जाए, और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो तुम्हारा वेट लॉस होने लगेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है बच्चों तुम्हारे। थायराइड हार्मोन जब हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट में है, जब हाइपर थायरॉयडिज्म स्टेट में है। नॉर्मल गोइटर क्या होता है? जब गोइटर के साथ एक्सोथैलेमस भी हो जाता है तो उसको एक्सोथैलेमस गोइटर बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली ग्रेव्स डिजीज में देखने को मिलता है, जिसमें वेट लॉस भी होता है तुम्हारा। तो किसी अगर पेशेंट को तुम देखोगे कि उसका वेट लॉस हो रहा है, वो पतली हुए जा रही है, उसकी आंखें ऐसे बाहर आ रही है, रकून रकून की तरह नहीं, आउल की तरह, हाँ, उनकी आंखें अजीब सी बाहर आई हुई दिखती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। अब एक और कंडीशन है यहाँ पे, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा में क्या होगा? थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। इडीमा मतलब फुलना होता है बच्चों, इडीमा मतलब स्वेलिंग होती है, तो तुम्हारा बॉडी वेट बढ़ जाएगा, बॉडी में वाटर पूरा जमा हो जाएगा टिश्यूज में, तो उसको बोलते हैं मिक्स इडीमा, जो कि थायराइड की कमी से हो रहा है। तो थायराइड का क्या काम हो गया, ये इसके ये वाले पार्ट से पता चल गया कि थायराइड बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा है। तभी तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ये वाला हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ तो अल्टीमेटली तुम्हारा वेट का लॉस हुआ। ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में एक रोल प्ले कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। और यही थायराइड एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है।
ठीक है? तो हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर जो मेलाटोनिन रिलीज कर रहा था। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा जो ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन दैट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन रिलीज कर रहे हैं। अब यही थायराइड ग्लैंड का एक भाई है बच्चों, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के बस जस्ट पीछे बैठा है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, अमाइनो एसिड्स के मिलके बना है। ठीक है? ये भी ना कैल्शियम, ये थायराइड के साथ मिलके कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैसे? ये क्या करेगा, चुपचाप कैल्शियम बढ़ा देगा। और क्यों? क्योंकि इसको पता है कि वो थायराइड इसको बचाने के लिए है, वो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करके कैल्शियम कम कर देगा। दोनों आपस में ऐसे ही कैल्शियम के साथ खेलते रहेंगे। भाई भाई है। बॉल क्या है इनके पास, खेलने का सामान क्या है इनके पास, कैल्शियम। और कैसे ये कैल्शियम को बढ़ाएगा, रीअब्सॉर्ब करा के। कहाँ से रीअब्सॉर्प्शन होगा, बोन से रीअब्सॉर्प्शन होगा। और कहाँ पे हम लोगों ने रीअब्सॉर्प्शन पढ़ा था, किडनी के रीनल ट्यूब्यूल में पढ़ा था, तो वहां से रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। खाने से, जहां जहां कैल्शियम दिख रहा है, खाने से ब्लड में भेज दिया, किडनी से ब्लड में भेज दिया, बोन से ब्लड में भेज दिया, बस इसको ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है। क्यों? ताकि थायरोकैल्सिटोनिन उसको कम कर सके। ये दोनों आपस में खेलते रहेगा। अब जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो हमने पढ़ा था ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो क्या होगा, बार बार मसल का स्पाज्म होता रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टेटनी। तो थायराइड कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर इसने क्या किया, कैल्शियम को रेगुलेट किया। थायराइड और पैराथायराइड भाई भाई क्यों है, क्योंकि ये लोग दोनों कैल्शियम के साथ खेल रहे हैं। अगेन बहुत छोटा छोटा चैप्टर टॉपिक्स है। पीनल ग्लैंड कहाँ है, फोरब्रेन के पीछे साइड है। क्या करता है, मेलाटोनिन रिलीज करता है। ये प्राइम मिनिस्टर हमारे बॉडी में 24 आवर रिदम साइकिल को और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, ये सबको मेंटेन कर रहा है। थायराइड ग्लैंड कहाँ है, हमने बहुत सुना है अपने पड़ोसी को बोलते हुए, उनको तो थायराइड हो गया। थायराइड तो सबको ही होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड तो सबके पास होती है, बीमारी कौन सी है उनसे ये पूछ के हमें। अब थायराइड ग्लैंड, ये दोनों किसके साइड में प्रेजेंट होगा, ये दोनों प्रेजेंट होगा ट्रेकिया के साइड में। और कैसे कनेक्टेड होगा, एक इस्थमस वाली लोब से कनेक्टेड होगा। अब ये बन कैसे रहा है, आयोडीन के प्रेजेंस में। अब जब आयोडीन की कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का साइज बढ़ जाएगा, गोइटर हो जाएगा। क्या होगा, जब प्रेगनेंसी में हो जाएगा, बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा, बच्चे की आईक्यू रुक जाएगी, बच्चे की सुनने की, बोलने की क्षमता सब रुक जाएगी, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा। और अगर नॉर्मल एडल्ट फीमेल में होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। तो अगर कोई भी मम्मी पापा तो नहीं, मम्मी अगर ये कंप्लेन करती है पीरियड्स अच्छे से नहीं आ रहे, कोई भी फैमिली में तुम्हारी भाई बहन, दीदी या फिर छोटी बहन, कोई भी जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, एक बार उनकी थायराइड की चेक करा दो, पता चल जाएगा तुम्हें क्या थायराइड की गड़बड़ी से ऐसा हो रहा है। उसके बाद अगर जब ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और उसी का एक वेरिएंट है एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर। वैसा थायराइड जब ग्लैंड का enlargement, जब साथ ही साथ तुम्हारा आईज भी बाहर आ जा रहा है, दैट इज प्रोट्रूजन हो रहा है, और बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना बढ़ गया कि तुम एकदम पतली सी हो, आंखें बाहर है तुम्हारी, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। तो इसका क्या-क्या काम हुआ? बीएमआर को मेंटेन करना, आरबीसी बनाना, सब पे पीवाईक्यू है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में रोल है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रोल है, और साथ ही साथ ये थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज करता है, ताकि ये पैराथायराइड के साथ मिलकर के ब्लड कैल्शियम के साथ खेल सके। कैसे? थायरोकैल्सिटोनिन कम करेगा, पैराथायराइड बढ़ाएगा। ये पैराथायराइड है कहाँ? बैक साइड में है, वन पेयर है हर लोब्स में, दोनों लोब्स में। तो टोटल कितने हो गए? 4। ये क्या करेगा, कैल्शियम बढ़ाएगा ब्लड में। कैसे? बोन को बोलेगा भेज कैल्शियम ब्लड में वापस, किडनी को, रीनल ट्यूब्यूल्स को बोलेगा कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराने, फूड से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा, और कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देगा, ताकि थायरोकैल्सिटोनिन कम कर सके। ये लोग कैल्शियम के साथ खेल रहे हैं। हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, पिट्यूटरी पढ़ लिया, पीनल ग्लैंड पढ़ लिया, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ लिया। टोटल हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। अब 5 और बचे हैं, 5 छोटू छोटू बचे एकदम। थाइमस बच्चों, थाइमस के बारे में आई थिंक तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। तो थाइमस ना बिटवीन लंग्स और स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के आगे, तो दोनों लंग्स के बीच में, इसके आगे क्या है, स्टर्नम, और पीछे क्या है, एओर्टा। थाइमस प्रेजेंट होता है। थाइमस होता क्या है मैम, थाइमस बस इतना याद रखो, थाइमस थाइमोसिन रिलीज करता है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। अब तुमको सेल मीडिएटेड का मतलब नहीं पता, ह्यूमोरल का मतलब नहीं पता, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग, जब तक क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो सबका मतलब समझ आएगा। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये टी लिम्फोसाइट्स का प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी बनाएगा। अभी ना तुमको एंटीबॉडी समझ आएगी, ना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट तो पता चल गया, उसका काम इम्यूनिटी में था, तो उससे याद रखो, लेकिन सेल मीडिएटेड, ह्यूमोरल, ये सब नहीं समझ आएगा, वहां पे समझ आएगा। तुमको बस इतना याद रखो, ये थाइमस हमें इम्यूनिटी देता है। तो जब ये ओल्ड इंडिविजुअल्स में ये डीजनरेट हो जाता है,
इसलिए ओल्ड इंडिविजुअल्स में थाइमस का मतलब ओल्ड इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी कम। अगर किसी तुम्हारे घर में दादी माँ और दादाजी को बार बार खांसी कफ हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे, इनकी इम्यूनिटी कम हो गई, या फिर ये बोलोगे डोंट वरी दादाजी, आपके बस थाइमस रीजनरेट हो गई। यू कैन से दैट। ऐसे सारी चीजों को रियल लाइफ में रिलेट करो, मजा आएगा बायोलॉजी करने में। बायोलॉजी की स्टोरी याद भी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा एड्रिनल ग्लैंड, मैडम आप कब से एड्रिनल एड्रिनल कर रहे हो, एड्रिनल मेडुला के बारे में बता दिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बता दिया, अब फाइनली बता दो ये एड्रिनल ग्लैंड है कहाँ। बच्चों किडनी के ऊपर टोपी के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड किडनी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे किडनी में मेडुला और कॉर्टेक्स था, वैसे ही इसके पास भी एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स है। सेम इसका भी कॉर्टेक्स बाहर होगा और मेडुला अंदर होगा। तो किडनी का दोस्त कौन, एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड का दोस्त कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का दोस्त कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्या पता चला बायोलॉजी में, फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं एड्रिनल मेड्यूला पे। मेड्यूलरी हार्मोन्स याद करो कहाँ पढ़ा था। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स किसको रेगुलेट कर रहा था, कैटेकोलामीन्स रिलीज कर रहा था, और अल्टीमेटली किसको कंट्रोल कर रहा था, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ तब सब याद आ जाएगा। यहाँ पे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या रिलीज करा, क्या करवा रहा था, कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा था। किडनी में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा था। क्यों, वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा रहा था। तो दो तो काम हमें ऐसे ही पता चल गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला का। क्या सेम चीज यहाँ पर भी लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। सबसे पहले ये याद रखो कि एड्रिनल मेडुला रिलीज क्या करे, कैटेकोलामीन। मैम ये कैटेकोलामीन क्या है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी की। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये रिलीज हो रहे हैं बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड है, इसको तुम GFR करके याद रख सकते हो। बाहर साइड ग्लोमेरुलोसा, बीच में फैसिक्युलाटा, और अंदर में रेटिकुलरिस। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे MBB मतलब UG वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, बट NCERT में दिए, ये याद रखो। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं कॉर्टिकॉइड्स। उन्होंने कैटेकोलामीन, सी से कैटेकोलामीन, सी से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हुआ। अब सबसे पहले इससे एसोसिएटेड दो डिजीज है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इंडिविजुअल हार्मोन पे जाएंगे। देखो, एक जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का रिलीज कम होता है तो क्या होता है, वो कॉर्टिकॉइड्स है, वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड के टूटने से ही तो एनर्जी मिलती है। और आप मैम क्या बोल रहे हो कि वो टूटेगा नहीं, मतलब हम थक जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो एडिसन डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स का अंडर प्रोडक्शन होता है। और कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारा मूड फेस, मोटो मोटो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। अब ये कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ये सब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इमरजेंसी हार्मोन है, हमारे बॉडी को भागने में, कोई भी चीज से फाइट करने में क्या मदद करती है ये। कैसे, तुरंत से अलर्टनेस बढ़ा देगी। कोई चीज हमारे, मान लो कोई बॉल हमारे ऊपर आ रही है, अलर्ट हो गए, क्यों, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बॉडी में रिलीज हुआ। तुरंत से कुछ भी आ रहा है, प्यूपिल डायलेट डर से, फाइलो इरेक्शन, हाथों के रोंगटे जो खड़े होते हैं, पसीना आने लगता है, तो कोई भी कंडीशन जिससे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें भागना है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, उसमें ये हार्मोन्स हमारा एक्टिवेट होता है। क्या होगा, अचानक से बोल आएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट का कंट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा, सांसें बढ़ जाएंगी। और इसके अलावा ये कहाँ पे काम कर रहा है, तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाता है। और ये लिपिड्स को भी तोड़ता है। कैटेकोलामीन काटेगा, काटेगा किसको, किसको काटेगा, ग्लाइकोजन को काटेगा, लिपिड्स को काटेगा। और ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाएगा, ग्लूकोज बनाएगा बॉडी में। ये तो हो गया मैम एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स। अब उधर का बताओ आप। तो उधर बच्चों एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम में ही ग्लूको आ रहा है, मतलब ये ग्लूकोज बनाएगा। तो क्या ये ग्लूकोज बनाएगा तो और सबको कम करेगा, बिल्कुल कम करेगा। लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, सेल में अपटेक रोक देगा, यूटिलाइजेशन रोक देगा, अमीनो एसिड्स की। और एक कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि एंटी इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होता है मैम, ये भी नहीं पता, तो अभी पढ़ेंगे। ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, आरबीसी प्रोडक्शन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सब में रोल है इसका। और क्या बचा,
मैम एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज हो रहा था, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, पानी और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराना और पोटेशियम को बाहर निकालना। तो ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड रिलीज करता है। अब बताओ क्या करेगा, एंड्रो स्टेरॉइड हम लोग क्यों बोलते हैं खराब है, क्यों, एशियन हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, ये इसके वजह से आती है। लेकिन ये प्यूबर्टी में आ रही है, प्यूबर्टी में तो जरूरी है ये आना, ये साइन है तुम्हारा प्यूबर्टी का। लेकिन अगर तुम बाहर से स्टेरॉइड लेने लग जाओगे तो अल्टीमेटली यही तो स्टिमुलेट होगा, चेहरे में बाल ये सब तुम्हारे आने लगेगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर टोपी के जैसे बैठा है। जैसे किडनी में कॉर्टेक्स मेडुला है, इसमें भी कॉर्टेक्स मेडुला है। इसका मेडुला चुपचाप इमरजेंसी हार्मोन रिलीज कर रहा है, इमरजेंसी हार्मोन, इसलिए हमारा दिल का रेट बढ़ेगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, हमारा रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हमारा स्वेटिंग होगी, पाइलोर एक्शन, हमारा अलर्टनेस बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और ये कैटेकोलामीन है तो सबको काटेगा, ग्लाइकोजन काटेगा, लिपिड्स काटेगा, प्रोटीन्स काटेगा। ठीक है, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लूकोज बनाएगा, कॉर्टिसोल है वो भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। एंडोस्टेरोन हमने किडनी में पढ़ाई, सोडियम वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है। और एंडोजेनिक स्टेरॉइड प्यूबर्टी के टाइम पे फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एशियल हेयर के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थाइमस हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, अब पैंक्रियाज पे आते हैं। पैंक्रियाज बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पैंक्रियाज का कौन सा पार्ट इंडोक्राइन है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। नाम कुछ नहीं पता, पैंक्रियाज ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ये सब क्या होता है कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, एमबीबीएस में चलते हैं, सब सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स होता है, एक बीटा सेल्स होता है, तुमको तो ये याद रखना है। इंसुलिन घर में कभी या फिर फैमिली में या फिर आसपास कभी सुना है कि उसको डायबिटीज हो गया, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है। तो इंसुलिन क्या करेगा, जिसको डायबिटीज है उसकी बॉडी में शुगर ज्यादा है, शुगर कम करेगा। और अल्फा सेल्स क्या करेगा, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ग्लूकोज बनाएगा, इंसुलिन कम करेगा। कैसे, ग्लूकागॉन बच्चों एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये लिवर सेल्स के पास जाएगी, बोलेगी फटाफट ग्लूकोज को तोड़ो, मेरे को तो हाइपरग्लाइसीमिया कराना है, और ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करेगी, क्योंकि इसको ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि इसको पता है इंसुलिन है जो हमारे बॉडी में जो उसको मेंटेन करके रख सकता है, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, वो भी हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे जाएगा। वो बोलेगा चुपचाप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लो, ग्लूकोज को ब्लड से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में लेकर के जाएगा, और ब्लड को बोलेगा ग्लूकोज को कम कर दो, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, वो ग्लाइकोजन को तोड़ रहा था। तो ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है इंसुलिन आएगा जो ग्लूकोज को कम कर देगा। लेकिन ऐसा कंडीशन जिसमें ये इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, तो प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब डायबिटीज हो जाएगी, ग्लूकोज यूरिन में आएगा, कीटोन बॉडीज यूरिन में आएगा। अगेन कीटोन बॉडीज का रोल यहाँ पे नहीं समझ आएगा। तो क्या करोगी फिर, इंसुलिन दोगी ना, क्योंकि इंसुलिन के ही डेफिशिएंसी है, इंसुलिन के ही लिए पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंस हो गया है, तो बाहर से लेना पड़ेगा इंसुलिन, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब बस बचता है टेस्टीज एंड ओवरी, तो उससे पहले एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगी। थाइमस, थाइमस क्या होता है, कुछ नहीं, हमारे दो लंग्स के बीच में होगा, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के आगे, जो इम्यून सिस्टम सेल मीडिएटेड, जो बाद में पढ़ेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जैसे जैसे बूढ़े होते हैं इसका डीजनरेशन होता है, इसलिए ओल्ड पीपल की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। अब एक है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के सर पे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के सर पे एक टोपी है। ये टोपी से एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। किडनी के ऊपर एक टोपी है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, इसके बाहर में क्या है, एक कॉर्टेक्स, और अंदर में मेडुला, किडनी के जैसे। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, मेडुला हमें पता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करवाता है, जिसको कैटेकोलामीन्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन्स होता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमें भागना है, उड़ के भागना है, फाइट करना है किसी से, तो ये रिलीज होता है। पूरा एकदम अलर्टनेस बढ़ा देगा, प्यूपिल डायलेट कर देगा, स्वेटिंग करवाने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ गया। इमरजेंसी में क्या होता है, यही सारी चीजें होती है, सब इसके वजह से हो रहा है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो ग्लूकोज बनाएगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे लेयर में डिवाइडेड है। बाहर जीएफआर करके याद रखें, बाहर ग्लोमेरुलोसा, बीच में फैसिकुलेटा, और अंदर रेटिकुलरिस। काम सबका हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है।
एक कॉर्टिसोल हार्मोन भी है हमारे बॉडी में, जो अगेन आरबीसी का प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया। अगेन एल्डोस्टेरोन अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, किडनी ट्यूब्यूल्स पे काम करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी रिलीज होंगे, जो कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है ना, उसमें कराने में हेल्प करेगा। अब अगेन यहाँ पे एक डिजीज मैंने नहीं बताई, एडिसन्स डिजीज क्या होती है बच्चों? जब तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन नहीं बना पा रहा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या बना था? कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, ग्लूकोज का टूटना नहीं हो पा रहा, अल्टीमेटली तुम्हें थकान होगी, तुम्हें वीकनेस आएगा। ठीक है, अब ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड। अब पैंक्रियास, पैंक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या करता है? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, ग्लूकोज को बढ़ाएगा अपनी सारी कैपेबिलिटी से, ग्लाइकोजन को तोड़ के बढ़ाना है, सेल में अपटेक को कम करके बढ़ाना है, बस इसको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास बीटा सेल से रिलीज हुआ हुआ इंसुलिन भाई है, जो वो ग्लूकोज को फिर कम कर देगा, क्योंकि ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा था, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम कर देगा। ये सेल में ग्लूकोज को घुसने नहीं दे रहा था, ये सेल में ग्लूकोज को घुसने देगा। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन जिसमें ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा हो, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, तो तुम्हारे बॉडी में क्या होगा? सिर्फ ग्लूकागॉन की एक्टिविटी होगी, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ते जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, वो ग्लूकोज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक दिन यूरिन से भी आने लगेगा। और क्या कहलाएगा इस कंडीशन को? डायबिटीज, जो तुम अपने आसपास बहुत सुनते हो। ठीक है, इसलिए तो बोलते ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। अब टेस्टीज एंड ओवरी। टेस्टीज कहाँ पे है? किसी ने टेस्टीज ओवरी सुना है क्या? नहीं सुना है तो 2 दिन बाद हम लोग सुनने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये सेक्स ऑर्गन भी है और ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। किसका? मेल्स में है क्या? फीमेल्स में होता है? बिल्कुल नहीं होता। कहाँ पे होता है? ये स्क्रोटल सैक में, आउटसाइड द एब्डोमेन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में काफी डिटेल से हम लोग परसों पढ़ने वाले हैं। अभी बहुत ऊपर ऊपर से या फिर नहीं भी याद रखोगे इसको, मैं तो बोलती हूँ ना रेडिक सेल समझ आएगा। एक बार बस ओवरव्यू करवा देती हूँ कि टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है ये परसों पढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स है, जो कि अगेन जिसको हम लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहे हैं, जो कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है। ठीक है, जिनका काम क्या है? डेवलप करवाना, मैच्योर कराना मेल के जितने भी सेक्स ऑर्गन्स है, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब हम लोग परसों याद करेंगे। ये मसल, मेल में मसल ग्रोथ की जरूरत है, मेल में हेयर्स होते हैं, मेल अग्रेसिव होते हैं, मेल का लो पिच वॉइस जो 12-13 इयर्स ऑफ एज में आता है वो होगा, और स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो पे भी इसका कंट्रोल है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में है। तो ये मेल के हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। टेस्टीज क्या कर रहे हैं? मेल्स के हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं। काम इनका मेल के अंदर ही है, क्योंकि फीमेल में तो ये प्रेजेंट ही नहीं है। मेल के ही ऑर्गन्स को मैच्योर करेगा। मेल में जितना भी ग्रोथ होता है, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, स्पर्म्स का फॉर्मेशन, मतलब सेक्सुअल बिहेवियर के साइड वाला जितना भी कुछ है, सब ये रेगुलेट करेगा टेस्टीज। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या बनाता है? ओवम, जिसको एग भी बोलते हैं। अब ये दो हॉर्मोन्स, अगेन मैम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कभी नहीं सुना। ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ग्रोइंग फॉलिकल्स के थ्रू रिलीज होगा, और प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के बाद जब फॉलिकल रप्चर हो जाती है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता है। तो ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन बना रही है, ये फॉलिकल टूट गई, कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसने क्या बनाया? प्रोजेस्टेरोन। अब ये फीमेल में सारा ग्रोथ करवाएगी, ये जो मेल्स में हो रहा था ये फीमेल में करवाएगी, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को करेगी, फीमेल के फॉलिकल्स को ग्रो करेगी, और फीमेल में हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस करेगी, फीमेल के सेक्स बिहेवियर को रेगुलेट करेगी ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन, पी से प्रोजेस्ट्रॉन, पी से प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट करती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो ये स्टिमुलेट करती है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई को, जिससे मिल्क का स्टोरेज और मिल्क का सिक्रीशन हो सके। तो पी से प्रोजेस्ट्रॉन, पी से प्रेगनेंसी में ज्यादा रोल, और ईस्ट्रोजन का तो ओवरऑल रोल यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ से? एक तो ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज हो रही है, एक फॉलिकल जब रप्चर करके उसने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, उससे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो यहाँ पे टेस्टीज और ओवरी हम लोग डिटेल में जब परसों पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा। तो टेस्टीज और ओवरीज के बारे में क्या याद रखना है? टेस्टीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, साथ ही साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक लेडिक सेल्स रिलीज करती है, जिससे एंड्रोजन्स बनता है। मेल के एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, मेल का मस्कुलर ग्रोथ हो गया, मेल में अग्रेसिवनेस, फेशियल हेयरनेस, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, मेल में सेक्सुअल बिहेवियर, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी है। ओवरी फीमेल में सेक्स ऑर्गन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ईस्ट्रोजन ग्रोइंग फॉलिकल से, फॉलिकल टूट के कॉर्पस ल्यूटियम गया, उससे प्रोजेस्टेरोन बना। ईस्ट्रोजन का काम, जो टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करके, ओवरियन फॉलिकल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मैमरी ग्लैंड्स, ये सब करेगा। पी से प्रोजेस्टेरोन, बी से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, कैसे? मिल्क का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करके, स्टोरेज एंड सिक्रीशन में हेल्प करके। तो क्या यही सारे ग्लैंड्स हैं जो हमें पता है? कहीं और भी ग्लैंड्स जैसे कुछ काम करने वाले चीजें थी क्या? कुछ सेल्स थे क्या? बिल्कुल थे। क्या याद है तुम्हें हार्ट में एक हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो बीपी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो हमारे हार्ट को पता चल जाएगा, वो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। पढ़ लिया हम लोग। किडनी, किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हुआ, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गया, जो कि क्या करवाएगा? वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। नहीं, जेडी सेल्स वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं कराता, जीएफआर बढ़ा रहा था। और ये एक एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन है, इसका काम है आरबीसी बनाना भी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट से तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन कहाँ पे काम करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। और क्या रिलीज करेगा? एचसीएल और पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक एसिड, एसिड बनेगा, एचसीएल और पेप्सिनोजन बनेगा। सिक्रेटीन, सिक्रेटीन कहाँ काम करेगा? पेनक्रियाज में। और क्या रिलीज करवाएगा? वाटर एंड बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करवाएगा। सिक्रीट का काम, सिक्रेटीन का काम सिक्रीट करना है, गैस्ट्रीन का काम गैस्ट्रिक जूस बनाना है। सब उसके नाम पे ही है, बस एक कोलेसिस्टोकाइनिन अपना अलग हो गया, ये भी पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम करेगा। और पैंक्रियाज को बोलेगा तुम पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाओ, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस बनेगा। और एक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, इनहिबिशन ही करवाएगा ना ये तो। इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एक गैस्ट्रिक सिक्रीशन को प्रमोट कर रहा है, एक इनहिबिट कर रहा है, एक सिक्रीशन करा रहा है पानी और बाइकार्बोनेट आयंस का पैंक्रियाज से, और एक पैंक्रियाज पे काम करके पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है। अब कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी है जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके रिपेयर और रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब ये हार्मोन्स काम कैसे कर रहे हैं? काम करने से पहले एक बार एनसीईआरटी से तुम ये हार्मोन्स रिलीज पढ़ लो, फिर समझ आ जाएगा। तो हमें पता है हार्ट में एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ने क्या किया, अब पीवाईक्यू। किडनी में जेजी सेल्स ने क्या किया? आरबीसी बनाया, पता है। जीआई ट्रैक्ट में क्या था? जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन? पहले गैस्ट्रिक का सिक्रीशन कराया, फिर गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को इनहिबिट भी करा दिया, और कोलेसिस्टोकाइनिन का पैंक्रियाज और गॉलब्लैडर पे काम किया, और सिक्रेटिन सिक्रीट करा रहा है किसको? बाइकार्बोनेट्स को। अब मैकेनिज्म पे आते हैं हम लोग। अब ये ना, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो उनका केमिकल नेचर के बेसिस पे अपना एक्शन शो करते हैं कि, अब केमिकल नेचर मतलब ये हार्मोन्स बच्चों पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, जैसे जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन था। पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स थे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो थे, वो सब तुम्हारे किसके बने हुए? प्रोटीन्स के बने हुए। तो प्रोटीन के, और अमाइनो एसिड क्या हो गया? वो भी प्रोटीन बनाएगा, तो एपिनेफ्रिन भी प्रोटीनेशियस हार्मोन हो गया। तो प्रोटीन वाले हार्मोन्स अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं, एंड स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स अलग टाइप से। स्टेरॉइड कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्राडायोल, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। और आइडोथायरोनिनोन्स, दैट इज थायराइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन, दोनों के नाम में लास्ट में ऑइड आ रहा है ना, तो थायराइड एंड स्टेरॉइड अलग से कर रहे हैं, और अमाइनो एसिड्स वाले अलग से कर रहे हैं। कैसे? अब याद है मैंने तुम्हें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ाया, सिनैप्स पढ़ाया, सब जगह पढ़ाया, तो वहां पे न्यूरो रिलीज हो रहे हैं। ये न्यूरो कुछ नहीं, केमिकल्स हैं, ये हॉर्मोन्स ही होते हैं बच्चों। ठीक है। अब ये हार्मोन, लाइक जैसे मान लो उसने एफएसएच रिलीज किया। एफएसएच क्या है तुम्हारा? एफएसएच इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो अब ये एफएसएच, इसके लिए ना रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। तो जैसे ही रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ये हार्मोन लेगा, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यहाँ पे सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको सिंपल वर्ड में मैं समझाती हूँ कि कोई भी प्रोटीन का हार्मोन आया, तो उसको ना पहले पी से प्रोटीन, उसको पहले ही मेम्ब्रेन पे उसको रिसेप्टर मिल गया, जिसपे वो बाइंड करके अपना एक सेकेंड मैसेंजर बनाया, और उसके थ्रू बॉडी में रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस किया। तो प्रोटीन को पहले ही मतलब मेम्ब्रेन पे ही मिल गया अपना रिसेप्टर। लेकिन कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, या फिर थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनको पहले नहीं मिलता, उनको अंदर जाना पड़ता है। अंदर कहाँ? न्यूक्लियस के भी अंदर जाना पड़ता है, वहां पे जाके उसको उसका रिसेप्टर मिलता है, और रिसेप्टर फिर जीनोम को स्टिमुलेट करता है, और वहां पे फिर एमआरएनए से प्रोटीन, और अल्टीमेटली टिश्यू का बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो स्टेरॉइड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन वो अंदर जा रहे हैं, उनके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स है, और मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स किसके हैं? तुम्हारे प्रोटीन्स के। प्रोटीन से प्रोटीन, पी से पहला। यही सेम चीज एनसीईआरटी में भी लिखा है।
कि यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर्स होंगे टारगेट टिश्यू में, कुछ मेम्ब्रेन्स पे ही होंगे और कुछ तुम्हारे इंट्रासेल्युलर होंगे। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके अपना एक्शन शो करेंगे। हमें पता है कुछ अमाइनो एसिड मतलब कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं जो कि ऐसे रिएक्ट करेंगे, और कुछ तुम्हारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जिसके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से बाइंड के नॉर्मली वो एंटर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही हार्मोन्स के अंदर, यहाँ पे अंदर खुद से खुद सेकंड मैसेंजर बन के अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हार्मोन को अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स अंदर जा रहा है और रिसेप्टर से बाइंड करके जीनोम को एक्टिवेट करके और अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पढ़ लो यार, एनल ग्लैंड ऑर्डरस सिक्रीशन इन मैमल्स। ठीक है, और कुछ अगर रिसेप्टर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या टारगेट ऑर्गन अपना काम कर पाएगा? नहीं, टारगेट ऑर्गन में हार्मोन्स उसके रिसेप्टर पे ही आते हैं, रिसेप्टर हटा देंगे तो फिर टारगेट ऑर्गन हार्मोन्स को रिसीव नहीं कर पाएगा या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो आज हमने क्लास 11 की पूरी बायोलॉजी पढ़ ली, और आज हमने क्या पढ़ा कि हमारा न्यूरल सिस्टम जो ऊपर बैठा है वो बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि हम वो बहुत सारे केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, थाइमस के बारे में, पीनियल बॉडी के बारे में, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, ओवरी के बारे में, टेस्टिस के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। और ये हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, जो अमाइनो एसिड वाले होते हैं, प्रोटीन वाले जो होते हैं, जो स्टेरॉइड वाले होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, ये पढ़ लिया। थैंक यू बच्चों। अब कल से हम लोग चैप्टर चैप्टर नहीं क्लास 12 की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप मजा आ रहा होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने ये बोला नहीं लेकिन अब पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है।